मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे हेमीप्लीजिया। हेमीप्लीजिया का मतलब होता है हेमी मतलब आधी साइड, प्लीजिया मतलब पैरालिसिस। मतलब किसी रोगी को अगर लकवे का रोग हो गया है जिसके अंदर उसके एक तरफ का हिस्सा सुन्न हो गया है, जिसे हाथ नहीं काम करता है, उसी साइड का पैर काम नहीं करता है, उसी साइड का फेस काम नहीं करता है, उसी साइड की आंख भी थोड़ा कम काम करती है, छोटी हो जाती है, बोलने में उसे डिफ़िकल्टी होती है, खाना खाते हुए उसका खाना एक तरफ से बाहर गिर जाता है। तो जब ये सारे लक्षण होते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि इसको लकवे का रोग हो गया है या हेमीप्लीजिया हो गया है। ये जनरली कैसे होता है कि या तो अ, हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारी आर्टरीज हैं, अगर वो किसी वजह से रप्चर हो जाती है तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस बच जाता है और यह रोग हो जाता है। या फिर कहीं से कोई और ब्लड क्लॉट आके ब्रेन के अंदर कहीं पे किसी नस के अंदर, आर्टरी के अंदर जम जाए या वेन के अंदर जम जाए, तो उससे भी हेमीप्लीजिया हो जाता है। या ओल्ड एज के अंदर धीरे 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 जो है, अगर वहाँ पे कोई चीज़ धीरे धीरे आके जमती है तो भी धीरे धीरे वो ये रोग आ जाता है। या इसके अतिरिक्त एक और भी कारण होता है कि कई बार जैसे किसी को हिस्टीरिया का रोग है तो उसकी वजह से भी उसको ऐसा लगता है कि उसको पैरालिसिस हो गया है। या जब को बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है तब भी। लेकिन वो ये दोनों चीज़ों के वजह से जो होता है वो टेम्प्रेरी कारण होते हैं और वो टेम्प्रेरी इफेक्ट व्यक्ति के अंदर आता है। लेकिन जब नसें ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाती हैं या कोई और अन्य बीमारी हो तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। या फिर खून की जो सर्कुलेशन है वो ब्रेन में कम जाए, जिसे हम इन्फाक्ट फिर बोलते हैं, उसकी वजह से भी धीरे धीरे ये आ जाता है। लेकिन जब इन्फाक्ट की वजह से आता है तो यह रोग स्लोली आता है, उसे आने के अंदर कई महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि जितना उसका असर आ रहा है इन्फाक्ट की वजह से, खून कम मिल रहा है तो उतना ही वो इफ़ेक्ट आ रहा होता है। या फिर ब्रेन के अंदर कोई हिस्सा किसी ट्यूमर की वजह से, कोई एब्सिस की वजह से या किसी और वजह से हिस्सा दब जाता है, उसकी वजह से भी यह रोग हो सकता है। और फिर जब यह रोग हो जाता है तो उसके अंदर एक जो सबसे ज़रूरी काम है, अगर ये सडन अटैक हुआ है तो इमीडिएट रोगी को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे उसका प्रॉपर डायग्नोस हो पाए कि ये कोई क्लॉट आया उसकी वजह से हुआ है या कोई आर्टरी रप्चर हुई है और उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि अगर ये दोनों ही अलग अलग बिल्कुल चीज़ें हैं और उसके अंदर इलाज उसके अनुरूप ही किया जाता है। अगर क्लॉट आया तो क्लॉट को घुलाने के लिए कोई दवाई दी जाएगी, अगर रप्चर हुआ है और फिर क्लॉट बना है तो वहाँ से उस ब्लीडिंग को भी रोकना है और उसके बाद उस रप्चर को भी ठीक करना है, उस क्लॉट को ठीक करना है जो उस रप्चर की वजह से बना था। तो इस तरह से वो दो बिल्कुल अलग तरह का इलाज हो जाता है और उसका डायग्नोसिस होना बहुत आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त क्या करना चाहिए रोगी को? उसका मनोबल तो बढ़ा के ही रखना है, क्योंकि ऐसी अवस्था के अंदर रोगी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। और उसकी रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज, जिससे कि उसके मसल्स के अंदर रिजिडिटी ना आए, उसके जॉइंट्स बिल्कुल ठीक रहें। उसको न्यूट्रिशियस डाइट देनी चाहिए, तली वाली चीज़ें कम देनी चाहिए जिससे उसका वजन ना बढ़े। लेकिन मूवमेंट उसके हाथ पैरों की पूरी प्रॉपर रोज करवानी है, जिस उसके लिए चाहे स्वयं करवाएं या कोई फिजियोथेरेपिस्ट रख के उसकी देख रेख में करवाएं या फिजियोथेरेपिस्ट आके खुद करवा के जाए। उसका प्रॉपर इलाज भी होना चाहिए, तब जाके यह रोग ठीक हो जाता है। हालांकि कई बार ठीक होने में इसके अंदर महीनों और सालों लग जाते हैं पूरी रिकवरी होने में, और कुछ लोगों की रह भी जाती है। जो रहती है उसके अंदर बाकी तो सब चीज़ें आ जाती है, खाना भी उसका ठीक हो जाता है, देखना भी ठीक हो जाता है, पैर की मूवमेंट भी काफ़ी आ जाती है, लेकिन हाथ के अंदर रिजिडिटी रह जाती है। जनरली आपने देखा भी होगा कि ऐसे रोगी जो होते हैं वो हाथ को जरा ज़्यादा टाइट करके चलते हैं लेकिन लंगड़ा के चल लेते हैं। तो ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं और इसकी प्रोग्रेस जो होती है वो मैंने आपको बताई। इसके अंदर होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो इसे बहुत अच्छा काम करती हैं। जो रोगी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं इस रोग के अंदर, उनके अंदर ऑरोमेटाइलिकम बहुत अच्छा काम करती है। अगर रिजिडिटी ज़्यादा आ जाए तो उसके अंदर स्ट्राइकिनम और सिकलकॉर बहुत ही अच्छा काम करती है। और जिन लोगों का एब्डोमिनल डिसऑर्डर होता है, खाने पीने की ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनके अंदर नक्सोमी का भी बहुत ही अच्छा काम करती है। और अगर इससे रिजिडिटी की वजह से या इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पेशेंट हैगा, तो उसके अंदर जलसीमा बहुत अच्छा काम करती है। कॉस्टिका नाम की दवाई उन रोगियों में बहुत अच्छा काम करती है जिसके अंदर ये स्लोली आती है और पूरे एक साइड के अंदर जो है पैरालिसिस ना होके अगर कुछ छोटे हिस्से में हो गया, एक ही मसल का पैरालिसिस है, तो उस जगह पे कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्लॉट्स जाके ब्रेन में जाते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर वो इसका असर दिखाई देता है, तो ऐसे के अंदर भी कॉस्टिकम बहुत ही अच्छा काम करती है।
जिन लोगों के आर्टेरियल डीजनरेशन हो रहा होता है, ओल्ड एज होती है, उसके अंदर ब्रेटाकार्ब नाम की दवाई भी बहुत ही अच्छा काम करती है। धन्यवाद दोस्तों।